नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम पॉलिटी एनसीईआरटी 6 के इकाई 3 स्थानीय सरकार और प्रशासन का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने चैप्टर 4, 5 और 6 के बारे में पढ़ेंगे, जो आगामी यूपीएससी स्टेट पीसीएस लाइक ये यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मद्देनज़र बेहद ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ यह वनडे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये पहला चैप्टर है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, जिसमें चैप्टर 4 में दक्षिण अफ्रीका का एक केस स्टडी बताया गया है, जिसमें कहा गया था कि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजाति के लोग रहते हैं, श्वेत श्वेत, और उनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और इस संघर्ष में उन्हें अंततः 1994 में सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, पहला तत्व है भागीदारी, दूसरा तत्व है भागीदारी के अन्य तरीके, तीसरा तत्व है विवादों का समाधान और चौथा तत्व है समानता और न्याय। जिसमें से पहला तत्व है भागीदारी। लोकतंत्र में लोग चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उन प्रतिनिधि लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं और सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है और भारत में यह अवधि 5 वर्ष की होती है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक अगर बहुमत में हो तो 5 वर्षों तक सत्ता में बनी रहती है। लोकतांत्रिक सरकार की सफलता के लिए जनता की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। चुनाव के अलावा लोग अन्य तरीके से भी इसमें भाग लेते हैं, जैसे धरना, रैली, हस्ताक्षर अभियान आदि के द्वारा, और इसके साथ ही सरकार के कार्यों पर नज़र रखना, उसकी आलोचना करना भी भागीदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दूसरा तत्व है भागीदारी के अन्य तरीके। लोग सरकारी कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। जैसा कि अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। बाद में सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा और बिजली के बढ़ाए गए दाम को हटाना पड़ा, क्योंकि सरकार आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। और ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरना, जुलूस, हस्ताक्षर अभियान इत्यादि को भी शामिल किया गया है। पत्र, पत्रिकाएं और टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आए दिन पर्यावरण से संबंधित मुद्दे पर एडिटोरियल आता रहता है, तो एडिटोरियल के माध्यम से हमारे लेखक सरकार को उनके पर्यावरणीय जिम्मेदारी का भी आभास कराते हैं। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित भी खबरें या उनसे संबंधित रिपोर्ट, और बहुत सारी संस्थाएं, अभी एनजीओ वगैरह भी इन सब काम में अग्रणी रूप से भूमिका निभा रही है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं और अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है और अक्सर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसा चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत हो जाता है। तीसरा है विवादों का समाधान। विवाद या समस्या के समाधान के लिए कई बार हिंसक प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह का विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न सांस्कृतिक, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। जैसे में अभी रिसेंट में विवाद का मामला कुछ
कुछ महीने पहले मणिपुर में चल रहा था। और पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि वे आपसी टकराव की स्थिति ना पैदा हो और ना हिंसा भड़के। कुछ नदी कुछ नदी नदी को दो जिनका जिनकी सीमा दो या दो से अधिक राज्यों की होती है, वहाँ पे भी विवाद बनते हैं उनके पानी के बंटवारों को लेकर। जिन राज्यों से नदी बहती है उनके बीच पानी का विवाद का बंटवारा उनका कारण बन जाता है। जैसे अभी रिसेंट में नदी जल विवाद के उदाहरण है, जैसे कावेरी जल विवाद तमिलनाडु बनाम कर्नाटक, कृष्णा नदी जल विवाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, रावी ब्यास विवाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में, गोदावरी विवाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच में, महादई नदी जल विवाद गोवा बनाम कर्नाटक राज्य के बीच में। देखिए, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी का विवाद था। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध से भरा हुआ पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें पूरी होती हैं और तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे इस नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्रों की सिंचाई होती है। और कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर और तमिलनाडु का मोटूर बांध नदी के निचले निचले छोर पर है। और मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। नेक्स्ट है समानता एवं न्याय। न्याय एवं समानता एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। समानता का अर्थ सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। वहीं न्याय का अर्थ लोगों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना, ताकि हर व्यक्ति को वह मिले जिसका वह हकदार है। इसलिए कहा जाता है समानता, न्याय और समानता एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानूनी रोक लगा दी गई है और यह सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकारों ने कुछ विशेष प्रबंध किए जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सके। इसके साथ ही सरकार के बहुत सारे स्कीम भी लाई गई हैं, जैसे सरकारी स्कूल और कॉलेज में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 5 पंचायती राज, और ये मधुबनी पेंटिंग है हमारा। पंचायती राज में ग्राम सभा मैंने इस चैप्टर को समराइज करके लाया है क्योंकि एनसीईआरटी के पॉलिटी में बहुत सारे केस स्टडी दिया गया है और साथ में लंबी लंबी कहानियों के माध्यम से सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है। तो वो बेसिकली बच्चों को पढ़ने के लिए है। तो मैंने यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के मद्देनज़र इम्पोर्टेंट तथ्य को ही सिर्फ समराइज करके आपके सामने रख रही हूँ। ग्राम सभा एक पंचायत में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। उसमें सिर्फ एक गांव या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। जैसे कई राज्यों में हर एक गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है और कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन वो वोट तभी दे सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में हो और वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। दूसरा है ग्राम पंचायत में वार्ड। ग्राम पंचायत को वार्ड में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड का एक अपना प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। पंचायत क्षेत्र के लोग मिलाकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है
जो ग्राम सभा का भी सदस्य होता है। सचिव और सचिव के कार्यों के बारे में हमने अभी का रिसेंटली वेब सीरीज पंचायत 1, 2, 3, 4 पार्ट में हमने सचिव जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी, मतलब सॉरी, पढ़ा नहीं, सचिव जी के कार्यों के बारे में देखा, और और वो कैसे कैसे उनके कौन कौन से कार्य होते हैं, इन सभी का भी वर्णन किया गया है। उन सभी का भी वर्णन उसमें किया गया था। सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा या निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना होता है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसलिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसे का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना, और कुछ राज्य में ग्राम सभाएं काम करने के लिए समितियां बनाती हैं, जैसे नीति निर्माण। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं, कुछ पंचायत के हैं, और दोनों लोग मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। ग्राम पंचायत के काम है सड़क, नाली, स्कूल, भवन, पानी के स्रोत, अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू करना। ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत हैं घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है, और समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से बहुत सारे छायांकित चित्र भी प्रस्तुत किए गए हैं। पंचायत 3 स्तर पर होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। दूसरा है पंचायत के बाद दूसरा स्तर होता है विकास खंड। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं, और पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है, और यह तीसरा होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास योजनाएं बनाती हैं, और पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 6। चैप्टर 4 और 5 में हमारे लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट है चैप्टर 6, गांव का प्रशासन। भारत में लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं और उनकी बिजली, पानी आदि की ज़रूरतें हैं। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज का रखरखाव करना और आपसी विवाद को निपटाने की भी ज़रूरत पड़ती है, और इन सब व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। पुलिस थाना क्षेत्र, हर पुलिस थाना का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसका नियंत्रण में रहता है, और लोग क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी पुलिस थाने में लिखवा सकते हैं। ये मधुबनी पेंटिंग के द्वारा पुलिस थाने का एक छायांकन प्रस्तुत किया गया है। राजस्व विभाग, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो भी कहते हैं, यानी कि ये सारे एक ही हैं। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल किया करते हैं जिसे जवीर कहते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में भी जानकारी देता है। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है, और किसानों को इनकी नकल पाने का भी अधिकार होता है।
किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं तो कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना राजस्व विभाग का काम होता है। नेक्स्ट है भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जिले को भी छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है और जिले के उपखंडों को कई नाम से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुक आदि। सबसे ऊपरी जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। तहसीलदार विद्यार्थियों की जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि पर भी हस्ताक्षर करते हैं और तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद को भी सुलझाया जाता है। अन्य सार्वजनिक सेवाएं दूध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि भी कई संस्थाएं हैं। साथ ही एक नया हिंदू कानून धारा 2005 का वर्णन किया गया है। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था और पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी, लेकिन हिंदू अधिनियम धारा 2005 में यह बदल गया। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटे बेटियां और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है और इसी कहानी को बयां करता है यह चित्र। और उसमें एक बहुत ही सुंदर सी कविता कही गई है, एक बिटिया की चाह। विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या, बता दिया गया है मुझे। पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना नहीं चाहिए। मुझे चाहिए एक अपना घर, बिल्कुल मेरा अपना नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन एनसीईआरटी चैप्टर 4, 5 और 6 का यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7, 8 और 9 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।